स्टडी ग्रुप 9-6 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस समय सीटेट की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं ज़ोर शोर से। उसी ज़ोरों शोरों की कड़ियों में एक कड़ी हम भी आपके आगे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी निखर कर सामने आए और इसमें तैयारी से ज़्यादा प्रश्नों की पुनरावृत्ति जो सीटेट में हर साल होती है उस पे हम फोकस करेंगे। आपने अभी तक अपना पूरा ही कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, और जितने भी आप सभी सहपाठी या शिक्षार्थी हैं वे सभी एक दूसरे के साथ या फिर किसी न किसी तरीके से किताबों के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद होती है अंतिम लड़ाई रिवीज़न की। इसी रिवीज़न की कड़ी में आपको पता है कि सीटेट अपने प्रश्नों की पुनरावृत्ति करता है। चूँकि विगत एक वर्ष से आप का सीटेट की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन में भी वो प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कुछ हद तक, और पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं होता है कि जिस प्रकार का प्रश्न था उसी प्रकार सेम आपको जो है अगली बार दे दिया जाए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है आधार उनका नहीं बदलता है, आधार वही रहता है। इस वजह से हम प्रयास करते हैं कि जो है जितने भी 2011 से लेकर 2021 तक के सीटेट ने अपने प्रश्न कराए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों का एक सॉल्यूशन, एक सीरीज़ जो कि प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, जिसमें आपके सारे ही विषय हम कवर कराएंगे, जिससे कि आपने जितना भी पढ़ा है वो सभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप को जो है हम इसी वीडियो के लास्ट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, जहां से आप यही PDF कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद घर पे भी उसकी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग वर्ष 2011 में सीटेट के प्रथम पेपर की पहली जो है प्रश्न श्रृंखला शुरू करें। चलिए, तो 2011 में पहला प्रश्न आपका था, एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसे मानना चाहिए? कि शिक्षक जो है, शिक्षक के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, या आदि मानव भाषा में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, या उत्सुकता होनी चाहिए। शिक्षक के अंदर सबसे विशेष गुण कौन सा होना चाहिए? देखिए, शिक्षण जब पद्धतियों और विषयों में के ज्ञान में दक्षता, ये तो होगी ही। अगर आप शिक्षक हैं तो आपसे ये जो है आशा की जाती है कि आप अपने जो है विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ या विभिन्न प्रकार के ज्ञान जो है आप विषयों में ज्ञान में दक्षता रख रहे हो प्राथमिक स्तर पर। और आदिमानव भाषा में पढ़ाने में दक्षता, आदिमानव हम थोड़े न पढ़ा रहे हैं, हम तो जो है मनुष्यों को ज्ञान बांटने का कार्य कर रहे हैं। पढ़ाने की उत्सुकता या ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर क्या है इसमें, तो हम पाएंगे कि धैर्य और दृढ़ता जो है एक शिक्षक के अंदर बहुत ज़रूरी है, खास कर प्राथमिक स्तर पर। देखिए, बच्चा अगर आपसे झिझकेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप छोड़ देंगे कि नहीं भाई चलो ठीक है अब आज का तुम्हारा हो गया तुम मत पढ़ो। बच्चे के लिए हमको दृढ़ होना होगा कि हाँ, अपने अंदर जो है एक दृढ़ संकल्प बना के रखना होगा और धैर्य रखना होगा कि नहीं बच्चा सीख जाएगा और हम इसको सिखा लेंगे। सिखाने की दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने में निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, एक पेडागॉजी का प्रश्न है। इसमें चलिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं हम। ए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए।
अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए या अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम इस तरीके से बात करेंगे तो देखिए कि कोई भी अगर शिक्षक होता है तो वो अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देगा और देना भी चाहिए। अब अगर कुछ छात्र अपने साथ एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करेंगे तभी तो वो सामूहिक पठन कर पाएंगे, और सामूहिक पठन अगर होगा तभी जो है उनकी मानसिक विकास के अवसर भी अत्यधिक जो है उपयुक्त मात्रा में उत्पन्न होंगे। इसीलिए अगर ऐसी स्थिति से कोई अभिभावक परेशान हो रहा है तो अभिभावक को हमसे बात करनी चाहिए या शिक्षक को अभिभावक से बात करना चाहिए, और अभिभावक को हमेशा शिक्षक पर विश्वास बना के रखना चाहिए कि नहीं, जो भी शिक्षक कर रहा है वो उपयुक्त कर रहा है और एक दूसरे से मिलके सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उसके साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से ही हल निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बच्चे की वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए, हमने पढ़ा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें कोई भी जो बच्चा होता है वो वस्तुओं या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था का जो प्रचार होता है, जो उम्र की सीमा होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष के मध्य। कितना? 7 से 11 वर्ष के मध्य। और इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि जो मनोवैज्ञानिक हमारे थे पियाजे महोदय, उन्होंने बताया था कि इस अवस्था में 5 मुख्य योग्यताएं होती हैं जिनका विकास होता है। पहला होता है संरक्षण, दूसरा होता है संख्याबोध, तीसरा होता है क्रम, चौथा होता है वर्गीकरण और पांचवा होता है पारस्परिक एक से दूसरे की संबंध करने में दक्षता। ठीक है ना? तो संभवतः इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल ही गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना? और ये कब से कब तक होती है? ये होती है हमारी 7 से 11 वर्ष के मध्य। किसने बताया? पियाजे महोदय ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। मन का चित्रण संबंधित है। मन का चित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों के कार्य योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या बोध या समझ को बढ़ाने की तकनीक से। देखिए, जो मन का चिंतन या मन का मानचित्रण जो अर्थ है उसका अर्थ निकल के आता है कि आपका मन कितना क्रियाशील है, और क्रियाशील में अनुसंधान से, समझ रहे हैं? अनुसंधान, रिसर्च, कि आप अपने मन ही मन में कितना रिसर्च कर रहे हैं, वही है मन का मानचित्रण। खोज कितनी कर रहे हैं, अनुसंधान कितना कर रहे हैं। इसके हिसाब से जो है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में ही बना लेना, यही होता है मन का मानचित्रण। संभवतः इसका उत्तर आपको इसी में मिल गया होगा कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है ना? जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हमको अब जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, आपको सीटेट की परीक्षा देनी है, तो आप क्या करेंगे? आपने पहले से कुछ प्लान बनाया कि हम जो है इतना ये पढ़ेंगे, इतना सीडीपी पढ़ेंगे, इतने घंटे ईवीएस पढ़ेंगे। अब आप कर क्या रहे हैं कि कार्य बाद में हो रहा है, लेकिन कार्य की जो क्रियाशीलता है उस पर आप अनुसंधान कर रहे हैं, आप पहले से ही रिसर्च कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना? बिल्कुल नहीं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना? तीसरा ऑप्शन है हमारा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है हमारा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का
प्रयोग करना। अब अगर इस प्रश्न को आपने पढ़ते ही आपने सबसे पहले क्या पाया कि जब भी हम प्राथमिक स्तर पर किसी विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने की बात करते हैं तो इसमें सबसे बेहतर तरीका होता है कि शिक्षार्थी को अगर कुछ समझाना है तो उसके लिए एक ही नहीं बल्कि उसके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र जो है वो पूर्ण रूप से समझ सके। समझ रहे हैं कि हम जितनी बढ़िया तरीके से बच्चे को समझा पाएँ उसके लिए क्या करना होगा, हमको अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा, आपने बच्चे को कुछ बताया और बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बच्चा बोर हो रहा है तो हम उसको खेल कराएंगे। भाई बच्चा क्लास में उदास हो रहा है, उबासी ले रहा है तो क्या करेंगे, उसको खेल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, या उसको विभिन्न जो है कार्यों में व्यस्त कराएंगे। जैसे बच्चों का आपस में एक क्रियान्वयन कराना, एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कराना, जिससे बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। उससे भी नहीं सीख पाएंगे तो हम कुछ अन्य तरीके अपनाएंगे। हम ले चलेंगे बच्चों को मूर्त वस्तुओं को दिखाकर उनसे उसकी संकल्पना समझाने का प्रयास करेंगे। यानी अगर बच्चा कुछ भी प्राथमिक स्तर पर सीखने में कोई समस्या उसको आ रही है तो हम अपनी पद्धति को बदलेंगे या नई नई पद्धतियों का विकास करेंगे, जिससे हम बच्चे को समझा पाएँ। किसी भी स्तर पर जाके हमें बच्चे को समझाना है कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस हद तक आप जाके समझा सकते हैं, कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये होगा आपका सबसे बेस्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी सृजनात्मक पोषण का करता है? ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए हमारा कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है विद्यालय जीवन के प्रारंभिक उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन डी हमारा कह रहा है शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए मूल्य विद्यार्थियों का शिक्षा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जितने भी हमारे शिक्षार्थी होते हैं उनमें अगर सृजनात्मकता का पोषण करना है तो हमें क्या करना है, बच्चे की जो अंतर्जात प्रतिभा है, अंतर्जात यानी उनके अंदर की जो प्रतिभा है उनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। और उसको बाहर हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे, जब बच्चा प्रश्न पूछेगा, जब बच्चा प्रश्न पूछेगा। इसलिए बच्चे की अंतर्जात जितनी भी उसके अंदर प्रतिभाएं हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रश्न करने का अवसर प्रदान करेंगे और प्रश्न करा के उनसे उनकी जितनी प्रतिभा है उसको डेवलप करने में, विकास करने में हम उनका सहयोग कराएंगे। यानी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, यही है हमारा इसका सही उत्तर। चलते हैं आप प्रश्न संख्या 7 पर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? देखिए, अभी हमने कहा था कि मूर्त चिंतन बच्चा कब से कब करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी प्रश्न की श्रृंखला में आपको अभी मिली थी, जिसमें हमने कहा था 7 से 11 वर्ष में मूर्त चिंतन वो करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो अब 11 वर्ष तक बच्चा अगर मूर्त चिंतन करता है, 11 वर्ष तक अगर बच्चा मूर्त चिंतन करता है तो अमूर्त चिंतन कब करेगा भाई? मूर्त चिंतन का मतलब हुआ वास्तविक वस्तु को देखकर उससे सीखना या उससे रिलेट करते हुए किसी दूसरी संक्रिया को समझना। तो मूर्त चिंतन कब करेगा? जब बच्चा 11 वर्ष। अमूर्त कब करेगा? जब बच्चा 11 से बड़ा हो जाएगा तो वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा, है ना, कि बच्चा अब उसी चीज़ को बिना देखे भी सोच सकता है। जैसे अगर कहीं बाहर बच्चा, पहले क्या होता था कि बिल्ली को जब देख रहा था वो म्याऊ कर रही थी तो वो देख के समझ पा रहा था कि हाँ बिल्ली है तो ये म्याऊ करेगी। अब बाद में हुआ क्या कि जब बच्चे ने ये समझ लिया कि म्याऊ करने वाला जो जंतु है वो बिल्ली होती है, तो अगर कहीं पीछे से म्याऊ की आवाज़ आएगी तो बच्चा उसके अनुसार अमूर्त चिंतन कर लेगा। अमूर्त चिंतन यानी वस्तु को बिना देखे मन के अंदर ही चिंतन कर लेना, जिससे उसको अपने
सवालों का निराकरण मिल सके। अब ये सवाल किसी भी प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। तो बच्चा जब अमूर्त चिंतन करने लगे तो वो वर्ष अवस्था कौन सी होगी? पियाजे के अनुसार 12 वर्ष या उससे ऊपर, जिसको उन्होंने कहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब इसमें आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। ठीक, पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं दी थी, 5 अवस्थाएं कुल मिला के दी थी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी कहता है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। देखिए, ठीक है। तीसरा आता है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और चौथा ऑप्शन कहता है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया कर और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब देखिए, जब हमने पहले ही ऊपर के प्रश्नों को पे हम चर्चा कर रहे थे तो उस समय चर्चा करते ही मैंने बताया था आपको कि बच्चा जितना एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेगा, पारस्परिक संक्रिया करेगा, क्रिया करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। आप कितना भी सामान क्लास के अंदर डाल दें, कितना भी बढ़िया सामग्री प्रयोग कर लें, हो सकता है बच्चे को सामग्री से समझ में ना आए। आप कितना स्पष्टीकरण और व्याख्यान, ये तो प्राथमिक स्तर के बच्चे को स्पष्टीकरण या व्याख्यान करके आप क्या समझा देंगे। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर परीक्षा बच्चे के सकल विकास के लिए होती है, सतत विकास के लिए होती है, जानने के लिए होती है कि आप और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे बच्चे को समस्या जो है वो दूर कर सकें आप बच्चे की। लेकिन जब बात हम करेंगे कि सीखना कितना समृद्ध हो सकता है, यानी बच्चा कितना सीख सकता है, कितना बेहतर तरीके से सीख सकता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो यही होगा कि बच्चे को वास्तविक दुनिया के साथ जोड़ा जाए, वास्तविक दुनिया के साथ उदाहरण लाया जाए और उनको एक दूसरे से अंतःक्रिया कराया जाए। और शिक्षक का कार्य है कि उस प्रक्रिया को और आसान बनाए, यानी शिक्षक उसमें बच्चे को ये समझाने का प्रयास करें कि ये क्रिया कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन से कुछ सीखने की प्रक्रिया या विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन कुछ सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है या स्थान है जहाँ पर आप अधिगम आपको प्राप्त होता है। देखिए, अगर इसमें हम कहें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, अब आप जब इस प्रश्न को पढ़ेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, तो नहीं का विशेष ध्यान रखिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, ठीक है भाई, बिना लक्ष्य के सीखने का कोई महत्व ही नहीं है। अगर अर्जुन को बाण चलाना न सीखना होता तो क्यों वो निशाना लगाता द्रोणाचार्य के कहने पर, जो है कि तोते के जो है आँख में निशाना लगाना है। सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। फिर अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। और शैक्षणिक, अब देखिए, जैसे ही आप सीटेट की जब परीक्षा देने जाएं तो अगर आपको किसी भी तरीके के घेरे में बांधने का प्रयास किया जाए, घेरे में बांधने का प्रयास करने से मेरा मतलब है कि आपको केवल एकमात्र बस यही, अगर कहीं कहा जाए कि नहीं बस यही एकमात्र चीज़ है जिसकी वजह से ये हो सकता है, तो ऐसे ऑप्शन हमेशा ही निगेटिव सेंस प्रोवाइड करते हैं और निगेटिव्स हमने इसमें आंसर ढूंढना था, ठीक है, क्योंकि नहीं ऑलरेडी लगा हुआ।
तो शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त किया जाता है या प्राप्त हो सकता है। बताइए आप भाई, ये कोई जो है सही आंसर नहीं है, बिल्कुल ही निगेटिव है, और इसलिए इस प्रश्न का यही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, रीज़न इसके पीछे अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि भाई रास्ता में हम आ रहे थे, आते आते हमने कोई घटना देखी और वो घटना देखते ही हमने कुछ उनसे सीख लिया। ठीक है, देखा हमने कि हम साइकिल से आ रहे थे और अचानक साइकिल जब ढलान पे पहुंची तो मेहनत कम करना पड़ा। अब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि जब साइकिल ढलान पे होती है तो हमें मेहनत कम लगानी पड़ती है, यानी हम कम मेहनत से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन वही जब हमको चढ़ना होता है तो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हम सीख गए ना कि अगर ढलान पे होगी तो कम मेहनत और चढ़ान पे है तो ज़्यादा मेहनत। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे देखिए, चलते चलते आप चल रहे हैं, अच्छी चीज़ें कोई बगल में बोल रहा होगा उसको आप नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही किसी ने गाली दिया आपने गाली सीख लिया। ठीक है ना, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कभी कभी देखिए वो गंदी बातों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो उनको कोई गाली सिखाने नहीं जाता है, वो सीख लेते हैं। इसका मतलब वो जो उनका अधिगम था वो उन्होंने संस्थान में तो प्राप्त किया नहीं, वो संस्थान से बाहर प्राप्त किया। इसलिए संस्थान ही एकमात्र जगह ऐसी नहीं है, शिक्षण संस्थान, जहाँ पे आप ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान कहीं से भी अर्जित हो सकता है। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या डी, निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब अगर इसका आप सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे, देखिए कि बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो माता पिता या मित्रों द्वारा उसका दैनिक कार्य में सहायता करने से उसको बहुत ही अधिक लाभ नहीं मिलेगा। जब बच्चे के साथ आप विशेष व्यवहार करेंगे तो बच्चे को आप जताएंगे कि आप किसी भी प्रकार से अक्षम हैं, जबकि हमको बच्चे को ये दर्शाना नहीं है। उसको निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये भी हम नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो अगर इसका आप सही आंसर देखेंगे तो वो मिलेगा ऑप्शन बी, कि बच्चे के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसा सारा बच्चे के साथ हमको व्यवहार करना है, ठीक उसी प्रकार से हमको दृष्टिबाधित बच्चे के साथ भी व्यवहार करना है, और उसको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी जो हमारा लर्निंग मटेरियल है हम उसमें विकास करके बच्चे को और अत्यधिक बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तीसरा है हमारा सानिध्य या संगति की आवश्यकता। या चौथा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। अब देखिए ध्यान से, शरीर से जो बच्चा होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, ये सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए प्रश्न ने जब हमसे बात किया था तो प्रश्न ने हमसे क्या पूछा, प्रश्न ने हमसे कहा कि कौन सा निम्न में से सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है। अब बच्चा अपने शरीर से बाहर क्या निकाल रहा है, ये क्या सामाजिक या उसके मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अभी तक का प्रश्न पत्र आपको काफ़ी हल्का लग रहा होगा, क्योंकि 2011 का प्रश्न पत्र जब आप पीछे से उठा के देखेंगे कि इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि वो प्रश्न पत्र आपको बिल्कुल हल्का ही लगेगा। और बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न पहली बार इसमें पूछे गए थे। बहुत ही ज़्यादा पेडागॉजी की मात्रा ज़्यादा भरी हुई थी, इसीलिए बच्चों को समझ में भी कम आई थी। उस समय जितने भी जो बैठ रहे थे शिक्षार्थी, उन सभी को जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। इसमें कह रहा है कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानना चाहिए। डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। देखिए क्या कोई प्रश्न छूट गया है? जी हाँ, एक प्रश्न अभी देखिए छूट गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए बच्चा जो है वो विद्यालय और कक्षा का जो पर्यावरण है उससे बेहतर तरीके से हम उसको कहीं भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसके संज्ञानात्मक विकास को। इसलिए विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण जो है वो उसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करने के लिए सबसे बेहतर स्थान है। समझ गए? आप सभागार में नहीं कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं, या खेल के मैदान में भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। सबसे बेहतर तरीका क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। छोटा सा प्रश्न था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कह रहा है डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी कक्षा में एकदम खामोशी या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। देखिए प्रश्न जब आपने पढ़ा तो आपने पाया ये आपके 4 ऑप्शन। अब देखिए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, क्या ये बच्चे को अभिप्रेरित करेगा? बिल्कुल नहीं, ये बच्चे को अभिप्रेरित नहीं करेगा। कक्षा में एकदम खामोशी बच्चे को अभिप्रेरित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति क्या बच्चे को अभिप्रेरित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है ये सबसे ज़्यादा ही बच्चे को अभिप्रेरित करेगी कि बच्चे के अंदर कितना प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास हुआ है, या प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा खुद को इन्वॉल्व पाता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाता है। शिक्षक और जो है छात्र एक दूसरे से जुड़े हुए पाते हैं एक दूसरे को। इसीलिए इस दौरान बच्चे की जो अभिप्रेरणा है वो भी बढ़ती है। चलिए प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ऑप्शन सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या ऑप्शन डी जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। देखिए प्रश्न आपने पढ़ा होगा तो आपको नहीं मिला होगा, इसका मतलब हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। देखिए जब भी आप कहेंगे कि वह बच्चा जो प्रवाहपूर्ण या उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है वो बुद्धिमान होगा। यस, बिल्कुल बुद्धिमान होगा, विदाउट डाउट। वो बच्चा जो अमूर्त रूप से सोचता है बिल्कुल बुद्धिमान होगा, भाई अमूर्त चिंतन उसके अंदर विकसित हो गया है। ऑप्शन सी कह रहा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेगा, समायोजन उसके अंदर आ गया है बच्चे के अंदर, ये भी बिल्कुल उपयुक्त आंसर है। वो जो लंबे निबंधों को लिख कर रटने की क्षमता या रखने की क्षमता रखता हो, क्या ऐसा बच्चा बुद्धिमान होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? और यहाँ पर रखने या नहीं रखने की जगह रटने होगा। ठीक है, रटने तो रटने की क्षमता रखता हो वो बच्चा बुद्धिमान नहीं होगा, वो रट्टामार होगा। बच्चे के अंदर हमको प्रश्न पूछने की क्रिया का विकास करना है, बच्चे की समझ को विकास करना है, ना कि रटंत विद्या का विकास करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, बताइए इसका श्रेय किसको जाता है? उक्त जो कथन है इस कथन को किसने कहा है? देखिए जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे अपने स्तर से देखते हैं कि दुनिया कैसी है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। नेक्स्ट है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह कथन दर्शाता है,
देखिए पेडागॉजी के आपको इसमें भरपूर प्रश्न मिल रहे हैं। शिक्षकों की मांग होती है बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत आंसर। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए घर सबको पसंद होता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। विद्यालय आपको बात करने का अवसर नहीं, पढ़ने और सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या होगा? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए जब आप बच्चे के विचारों को सुनेंगे और सुनने के बाद अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो तर्क के साथ उनको जवाब देंगे तो बच्चा बिल्कुल खुलकर बातें करेगा आपके साथ। इसलिए बच्चे की किसी भी बात को एक सिरे से नकार देना ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। शिक्षण करते समय इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि हमको बच्चे की बात सुननी है और बच्चे की बात को प्राथमिकता देनी है। हाँ, अगर उसमें कुछ आपको त्रुटि महसूस हो रही है तो आप उसको सही तरीके से परिभाषित करके उसका सही निराकरण कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र के उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, और सरल बनाने का विज्ञान है जानने का। इसलिए शिक्षक अपने विद्यार्थी जो होते हैं उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप उनको सुधारने का भी प्रयास करता है। तो शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को समझने और उसी के अनुरूप उनको समझाने का प्रयास किस में करेगा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है, सामाजिक दर्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, मीडिया मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है और समाजशास्त्र से भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है या शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। देखिए जब भी हम अभिप्रेरणा की बात करेंगे, मोटिवेशन की, तो वो क्या होगी? पिछले सीखे हुए व्यक्ति को नए अधिगम से अलग करती है? बिल्कुल नहीं। जो भी आपने ज्ञान पीछे सीखा है उसका उपयोग आप आगे कर पाएंगे, इसी को समायोजन कहते हैं। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है? बिल्कुल नहीं। अभिप्रेरणा तब होगी जब जो है आप बहुदिशीय सोच रख पाएंगे। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति है उनको पैना बनाएगी, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये उचित आंसर नहीं है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा बच्चों की स्मरण शक्ति को पैना नहीं बनाती है, वो तो उनके अंदर जो है इंटरेस्ट, रुचि की जो है विकास करेगी अभिप्रेरणा, है ना। तो इसलिए शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति जो रुचि होती है उसका विकास जो है वो किसके द्वारा होता है? अभिप्रेरणा के दौरान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की डैश की ओर संकेत करती है? पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। चलिए किसकी ओर संकेत करती है बताइए भाई। ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, मूल्यांकन की प्रक्रिया। या ऑप्शन सी, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षण पद एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। देखिए जब भी हम पाठचर्या की बात करते हैं तो वो किस ओर संकेत करती है? मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर? बिल्कुल नहीं। कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, पाठचर्या? बिल्कुल नहीं।
शिक्षण पद एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बिल्कुल नहीं। जब भी हम बात करेंगे कि पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करेगी, तो वो हमेशा संकेत करेगी शिक्षा या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। ये क्या होता है, पाठचर्या संकेत करेगी। ये पाठचर्या शब्द ही यही इसीलिए जो है उपयोग किया गया है, क्योंकि जब भी आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो प्रतिदिन जो बच्चा अनुभव करेगा, आपके यहाँ विद्यालय में एक दिन विद्यार्थी जो आया, उस विद्यार्थी ने आज के दिवस में कौन सा अनुभव प्राप्त किया, उसके संबंध में जो भी है बच्चा अनुभव प्राप्त करेगा, वही हमारा पाठचर्या शब्दावली की परिभाषा कहलाएगी। यानी बच्चे का प्रतिदिन जो अनुभव प्राप्त कर रहा है वो बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं। निचली कक्षा में शिक्षण जो है पद्धति, इनके सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं होगा। अगला है ऑप्शन सी की तरफ हम चलते हैं, शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं। शिक्षण खेल पद्धति जो है वो मूल रूप से विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर करती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी कक्षाएं होती है या निचली कक्षाएं होती है, उसमें जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो क्या करती है, बच्चों को मूल रूप से मनोवैज्ञानिक विकास पर आधारित है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर आधारित होती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखने या याद करने में जितने प्रतीक होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। सीखने या याद करने के लिए क्या करेंगे, प्रतीक या समस्याओं को हल करने की जो क्षमता होती है वो प्रतीकों के माध्यम से होती है। इसीलिए निचली कक्षा में मूल रूप से क्या करते हैं, विकास या वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है क्या, खेल पद्धति। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? देखिए, सीखने का जो सादृश्यता का नियम होता है, सीखने का सादृश्यता का नियम, ये हमको बताता है कि आपने किसी नई परिस्थिति में समस्या उपस्थित जब होती है तो अगर उससे मिलती जुलती कोई आपकी स्मरण शक्ति है पीछे की, आपने उस समस्या से निदान किस प्रकार प्राप्त किया था, तो आप उस प्रकार की स्थिति में पुराने जो आपके अनुभव हैं उनका प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए सीखने का सादृश्यता का नियम सबसे उपयुक्त जवाब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, बताइए। फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। नहीं है, इसलिए हमको नेगेटिव आंसर ढूंढना है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, बस भाई यही है हमारा राइट आंसर। दूसरों के साथ झगड़ना बिल्कुल नहीं। देखिए, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये क्या है, प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के संकेत हैं। जिज्ञासा बिल्कुल है। सृजनात्मक विचार बिल्कुल है। अगर प्रतिभाशाली हैं तो आपके अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना क्या आपके प्रतिभाशाली होने का संकेत है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है ढूंढना था, इसलिए हमने नेगेटिव आंसर ढूंढा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या ऑप्शन डी हमारा सामान्य बच्चों के साथ। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा आई थी NCF 2005, ठीक है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
उसमें समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी। किस चीज़ की गई थी? समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की। और यही जो समावेशी शिक्षा थी, इसका आधार क्या था समावेशी शिक्षा का? कि सारे बच्चों को एक साथ ही एक ही स्थान पर शिक्षा दिया जाना। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सभी बच्चों के साथ एक साथ बिठा के ही हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी अध्ययन कराएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। देखिए, जब भी आप आकलन की बात करेंगे तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए, इस विषय में हम बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी बच्चे को ये नहीं बताना है कि आप बुद्धिमान हैं या औसत हैं, बच्चा सारा विशेष है। दूसरा है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। बिल्कुल इसके प्रति हमको सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कि बच्चा शैक्षिक या सह शैक्षिक क्षेत्रों में किस प्रकार के कार्य कर रहा है या सीखने के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर रहा है, उनके विभिन्न तरीकों का कौन सा प्रयोग कर रहा है या करना चाहिए। ठीक है ना, ये बिल्कुल उपयुक्त आंसर है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमको बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाना है। और अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, तुलना तो बिल्कुल ही उचित आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? विकार से हमेशा ही आपका एक न एक प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए, जो डिसलेक्सिया हमारा होता है वो होता है पठन विकार से संबंधित, पढ़ने संबंधित बीमारी होती है डिसलेक्सिया। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा माता पिता की ही भूमिका होनी चाहिए। इसीलिए अग्रोन्मुखी भाव होनी चाहिए उनकी भूमिका, अग्रोन्मुखी, सबसे आगे की ओर। ठीक है ना, क्योंकि जो अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है सबसे ज़्यादा, वो कौन कर पाएगा? माँ बाप कर पाएंगे। इसलिए माँ बाप को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तटस्थ तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। मतलब तटस्थ का मतलब ना डांटना, ना जो है समझाना, कुछ नहीं। बच्चे के साथ एक ही जैसा व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं किसी भी बच्चे की तरह। तो तटस्थ भी नहीं रह सकते हैं और नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखिए, निरंतरता का सिद्धांत, बस बिल्कुल सही आंसर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इसीलिए ये एक निरंतरता का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत और ये तीनों बिल्कुल ही नहीं होंगे। अंतर संबंध का सिद्धांत भी नहीं है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? अब बताइए, सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत थी उसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांती जितने थे उन्होंने बढ़ावा दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बताया था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जितने थे उन्होंने अंतर्दृष्टि की बात की थी। संज्ञानात्मक के बारे में जीन पियाजे महोदय, सामाजिक विकास के बारे में वाइगोत्स्की महोदय ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, जब बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं तो क्या करते हैं? ये जो है पूर्व बाल्यावस्था में ये बिल्कुल ही किसी सक्रिय गैंग के सदस्य नहीं होते, इसीलिए इनको गैंग जो है नहीं कहा जाता है।
बच्चे जब अपने सामूहिक समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाएंगे तो प्रौढ़ावस्था तो बिल्कुल ही नहीं, गलत जवाब। बाल्यावस्था में बच्चे एक दूसरे के ग्रुप में, यस, बाल्यावस्था में एक दूसरे के ग्रुप के साथ रहते हैं, लेकिन समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किशोरावस्था वह अवस्था है जब बच्चे अपने ही समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चा, या आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में बच्चा बिल्कुल उनकी और दोस्ती इतनी प्रखर होती है, मार पीट और झगड़ा और पढ़ाई लिखाई सब सारा एक साथ ही होगा, ठीक है ना, किशोरावस्था। और इस अवस्था से आप सभी गुजर भी चुके हैं, ये सभी को इस विषय में ज्ञान है। किशोरावस्था में बच्चा एक समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न है आज का, कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जीन पियाजे महोदय के द्वारा बच्चों के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। किसके द्वारा? जीन पियाजे महोदय के द्वारा। और ये 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 संवेदी गामक काल। संवेदी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, संवेदी गामक काल, ठीक है ना। यह अवस्था कब से कब तक थी? 0 से 2 वर्ष। और दूसरा था पूर्व संक्रिया काल, पूर्व संक्रिया काल, और ये अवस्था कब से कब तक थी? 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तीसरा था हमारा मूर्त संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल, और यह अवस्था कब से कब थी? 7 से 11 वर्ष, ठीक है ना। और चौथी थी औपचारिक संक्रिया काल, चौथी थी औपचारिक संक्रिया काल, ठीक है ना। और ये अवस्था थी हमारी 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। देखिए ये अभी शुरुआत है, इस वजह से काफ़ी त्रुटियां भी आपको इसमें वीडियो में देखने को मिल सकती हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ लगे रहिएगा। हम आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आपके पूरी की पूरी प्रैक्टिस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। हम प्रयास करेंगे कि आज से लेके और 20 दिसंबर से पूर्व ही आपके सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दें। 2021 में भी जितने प्रश्न पत्र आए हुए थे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार।